हेलो, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को सिलेक्ट किए हैं, जिस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, उस टॉपिक का नाम है डायबिटीज। पूरा पूरा इसे डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। आप अपने घर में, परिवार में, दादा से, मामा से, बहुत सारे लोगों से सुनते होंगे कि आज इनका शुगर लेवल 400 है। कई कई लोग कहते हैं कि आज मेरा शुगर लेवल ठीक है, कम है, आज तो 400 पार हो गया। ये सभी चीजें, जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे होंगे पीछे, डायबिटीज हमारा टॉपिक है आज का। पूरा पूरा इसे हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। तो अब मुझे लगता है कि बिना देर किए हुए टॉपिक की शुरुआत करनी चाहिए। पूरा वीडियो में बने रहिएगा। इसके बाद कोई भी ऐसा कंसेप्ट डायबिटीज मेलाइटस के बारे में, यानी शुगर के बारे में, डायबिटीज के बारे में नहीं होगा जो आप इस वीडियो के देखने के बाद समझ नहीं पाए होंगे। पूरा बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, सिम्टम से लेकर ट्रीटमेंट तक, और ये कैसे हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज क्या है, टाइप 2 डायबिटीज क्या है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड इन दिस वीडियो। तो आइए हम हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग तो पहले से डायबिटीज मेलाइटस टॉपिक, डायबिटीज डायबिटीज मेलाइटस। एक दो बात इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं, ये कि ये जो डायबिटीज मेलाइटस टर्म है, सबसे पहले 1675 में थॉमस विलिस ने दिया था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि डायबिटीज नाम के कंडीशन की, बीमारी की, डिसऑर्डर की डिस्कवरी किसने करी थी? थॉमस विलिस ने। तो हम एक चीज यहां पे लिख रहे हैं कि इट इज द टर्म डायबिटीज मेलाइटस, द टर्म देखिए पीछे स्लाइड में लिखा गया है, द टर्म डायबिटीज मेलाइटस was coined by थॉमस विलिस in 1675। इसका मतलब यह है कि डायबिटीज मेलाइटस टर्म का 1675 में सबसे पहले इस्तेमाल थॉमस विलिस ने किया था। अब हम इसको जानते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस क्या है। देखिए, ब्लड में शुगर यानी ग्लूकोज के लेवल का बढ़ जाना और परमानेंट बढ़ा रहना ही डायबिटीज मेलाइटस है। इसको थोड़ा हम डिफाइन करते हैं, लिखते हैं और फिर इसको समझते हैं। देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं शॉर्टकट में डीएम। डीएम का मतलब है भाई डायबिटीज मेलाइटस। कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज पहले लिख देते हैं, फिर समझा ही रहे हैं आपको। अब जो चीज हम बोर्ड पे लिखे हैं, इसको आराम आराम से समझते हैं। देखिए लिखा गया है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड शुगर यानी कि ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। यानी ब्लड में डायबिटीज मेलाइटस में होता क्या है? ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और बढ़ा ही रहता है। आखिर ये होता क्यों है? अगर हमारी बॉडी में जो इंसुलिन बनता है, पेनक्रिया बनाता है, आगे हम बताएंगे, इंसुलिन या तो बन कम रहा है, या बन तो ठीक ठाक रहा है, काम सही से नहीं कर रहा है, या दोनों बातें हैं। इंसुलिन बन भी नहीं रहा और ठीक ठाक उसका एक्शन भी नहीं है। तो इसके चलते हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और एक तरह से परमानेंट बढ़ा ही रहता है। और ये इसी को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। और ये जो कंडीशन है, ये जो एक तरह से डिसऑर्डर है, आगे जाकर के बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यही डायबिटीज मेलाइटस है। एक बात और हम डायबिटीज मेलाइटस के बारे में जान लेते हैं कि ये एक बीमारी नहीं है, केवल एक बीमारी नहीं है कि डायबिटीज मेलाइटस हम बोलते हैं कि ये एक पार्टिकुलर बीमारी है। इट इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मतलब कई सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमारी बॉडीज में होते हैं, तब जाकर के कहीं शुगर की बीमारी होती है, तब जाकर के कहीं डायबिटीज मेलाइटस होता है।
यानी पहले लिख रहे हैं फिर आपको समझाएंगे। इट इज अ देखिए देखिए ऊपर में हमने लिख रखा है, अभी तुरंत ही लिखा कि इट इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कई तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जब एक साथ होते हैं तब जाकर के डायबिटीज मेलाइटस होता है। अब सवाल यह है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सवाल ये आपको दागना चाहिए कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है। तो पहले हम कुछ मेटाबॉलिक डिजीज लिख रहे हैं नाम, और उसके बाद हम समझाएंगे कि ये क्या है, क्या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। जैसे देखिए, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, पहले लिख रहे हैं फिर आपको बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स लिख रहा है। देखिए, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस अभी जो मैंने लिख रखा है, ये सारे के सारे जो कंडीशंस हैं वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। अब एक लाइन में हम आपको बता रहे हैं कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है। जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया बॉडी में, किसी तरह के माइटोकॉन्ड्रिया यानी जहां पर एनर्जी बनती है वहीं पर कोई दिक्कत हो गई, कोई समस्या हो गई, डिसऑर्डर हो गया। थायराइड ग्लैंड का कोई डिसऑर्डर हो गया, या फिर ओबेसिटी, एक्सेस ओबेसिटी हो गई। तो इन सभी केस में क्या होता है, बॉडी की जो एबिलिटी है ग्लूकोज से एनर्जी बनाने का वो अफेक्ट होता है। यानी कि बॉडी या तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बॉडी ग्लूकोज को तोड़ करके उतना एनर्जी बना नहीं पाती है, यानी अल्टीमेटली ग्लूकोज टूटता नहीं है। और जब ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो बॉडी में ग्लूकोज अनब्रोकन रहेगा, बिना टूटे हुए रहेगा, तो ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, शुगर की मात्रा बढ़ेगी। ये सारे के सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में क्या होता है, अभी एक लाइन में समझ जाइए। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जितने सारे होते हैं इनमें क्या होता है, दे अफेक्ट, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या करते हैं, जैसे ये सारे के सारे क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ही हैं। हार्मोन का इंबैलेंस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में कोई दिक्कत हो गया, थायराइड ग्लैंड का कोई डिसऑर्डर हो गया, एक्सेस ओबेसिटी हो गई, स्ट्रेस संबंधित कोई प्रॉब्लम हो गया जिसके चलते डाइजेशन में प्रॉब्लम हो गया। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या करते हैं कि ये बॉडी को के एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। जिस एबिलिटी से बॉडी फूड से ग्लूकोज से एनर्जी बना रहा होता है ये बनाने नहीं देते, ठीक है ना। यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आर दोज डिसऑर्डर्स दे अफेक्ट our body's ability to convert फूड का मतलब ग्लूकोज इनटू एनर्जी। अब दो सवाल, आप सबसे पहला सवाल हमसे यह पूछ सकते हैं कि आप डायबिटीज मेलाइटस में ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये सब मिल करके कहीं ना कहीं डायबिटीज मेलाइटस को जन्म देते हैं, कारण बनते हैं ये सब, ठीक है ना। देखिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में लिखा गया है कि ये वो डिसऑर्डर्स हैं, बॉडी के वो कंडीशंस हैं जो बॉडी के एबिलिटी को, किस तरह के एबिलिटी को, तो फूड से ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के एबिलिटी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, जिससे ग्लूकोज टूट नहीं पाता, बॉडी में ग्लूकोज का यानी शुगर का लेवल बढ़ता है, बॉडी में मतलब ब्लड में बढ़ता है, और वो परमानेंट बढ़ा ही रहता है, जिससे हम कहते हैं कि पेशेंट को शुगर की बीमारी है, ठीक है ना। अब थोड़ा हम ये जान लेते हैं कि शुगर का, ग्लूकोज का नॉर्मल बॉडी में लेवल कितना होता है, एक तरह से बॉडी में नॉर्मल रेंज कितना है, ठीक है। देखिए नॉर्मल रेंज की हम थोड़ा सा यहां पर बात करेंगे। कई बार आप उस मशीन से मापते हैं ना, ग्लूकोमीटर से ग्लूकोज का लेवल, तो ज्यादा आता है तो घबरा जाते हैं, कम आता है तो भी घबरा जाते हैं। आप चाहते हैं कि ना इधर का ना इधर के, एकदम बॉर्डर लाइन पे रहे। वो क्या होता है, देखिए नॉर्मल रेंज, अगर हम बिना खाना खाए बात करें, बिना खाना खाए का मतलब जब हम ग्लूकोज लिए ही नहीं है बॉडी में, तो उस समय तो जाहिर सी बात है कि ग्लूकोज का लेवल कम ही होगा ना, उस समय क्यों बढ़ जाएगा। तो अगर हम फास्टिंग की बात करें, फास्टिंग का मतलब यह है कि जब हम खाए नहीं हैं, खाली पेट हैं, यानी ग्लूकोज हम लिए नहीं हैं,
उस समय ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में कम रहना चाहिए। और ये नॉर्मल रेंज कितना होता है? नॉर्मल रेंज 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो सकता है ना, यानी कि 90 mg पर डेसीलीटर से कम ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत बढ़ा है तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, परमानेंट बढ़ा नहीं रहना चाहिए। और अगर हम आफ्टर मील की बात करें, आफ्टर मील का मतलब हम पूरा अगर खा लिए हैं, यानी पूरा हम ग्लूकोज ले लिए हैं, उसके बाद अगर बॉडी में ग्लूकोज का लेवल पूछा जाए तो 140 मिलीग्राम पर mgdl से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 140 mgdl अगर है तो फिर कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक बात और है, अगर हम कभी रैंडमली मेजर किए और रैंडमली 140 से ज्यादा आ गया, ठीक है ना, तो उस समय घबराने की बात नहीं है। परमानेंट शुगर का ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, ये चिंता की बात है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज समझते हैं कि देखिए, अगर किसी आदमी को, पर्सन को शुगर नहीं है, यानी शुगर की बीमारी नहीं है, डायबिटीज मेलाइटस नहीं है, इसका मतलब यह है कि उसकी बॉडी में पूरा पूरा ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है। अब हम पहले यह जान लेते हैं कि हमारी बॉडी ग्लूकोज को मेटाबोलाइज आखिर करती कैसे है। जब ये पूरा हम समझ लेंगे तब हम जानेंगे कि देखिए, यही चीज अगर नहीं होता है हमारी बॉडी में, यानी यही मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस नहीं होता है, तो ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता है, ठीक है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ डज आवर बॉडी मेटाबोलाइज ग्लूकोज। शुरुआत करते हैं इस टॉपिक का। एक बार एकदम आराम से समझिए, ये टॉपिक ये है कि ये बताएगा, इससे हम ये क्लियर हो जाएंगे कि इस प्रोसेस से ग्लूकोज हमारी बॉडी में टूटता है, ठीक है ना, मेटाबोलाइज होता है। और वही अगर प्रोसेस जिस पर्सन में ना हो तो उसे ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। तो आइए अब हम बातचीत शुरू करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम है पेनक्रियाज, ठीक है। यानी हम ये जान रहे हैं अब कि ग्लूकोज का मेटाबोलाइजेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में। एक ऑर्गन है, ठीक है, और उस ऑर्गन का नाम है पेनक्रियाज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आप क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसी का तो रोल है इसमें। देखिए, ये रहा है आपका पेनक्रिया। अब पेनक्रिया के अंदर ये जो डक्ट है इसे हम पेनक्रिएटिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। और ये पेनक्रिएटिक डक्ट इधर इंटेस्टाइन में क्या रहता है? खुला रहता है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजनम वाला पोर्शन है। अब ये पेनक्रिया जो है ना, पेनक्रिया, देखिए ये जो पेनक्रियाज है इसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। आप ये समझ जाइए कि ये जो पेनक्रिया है हेट्रोक्राइन है। हेट्रोक्राइन का मतलब ये है कि ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है। बता रहे हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है। ये एक्सोक्राइन फंक्शन को भी परफॉर्म करता है और साथ ही साथ एंडोक्राइन का भी। यानी आप अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे तो ये समझ लीजिए कि ये क्या करता है, ये डाइजेस्टिव जूसेस भी बनाता है और इसके साथ साथ कुछ हार्मोन्स भी बनाता है। देखिए, अब इस पेनक्रिया के अंदर, सिंपल भाषा में आराम से समझिए, देखिए अभी हम ये सीख रहे हैं कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का मेटाबोलाइजेशन कैसे होता है। इसके लिए हम एक ऑर्गन जान रहे हैं, पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज है और इसके अंदर जो डक्ट गई है उसे हम पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। गई है या उल्टा कह लीजिए कि पेनक्रियाटिक डक्ट बाहर आई है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूस को लेकर के आती है और इसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये तो आप जानते ही हैं। अब इस पेनक्रिया में 98 से 99% एसिनार सेल्स होते हैं। एक सेल्स होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसको हम एसिनार सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
एसिनार सेल्स। अब देखिए यही एसिनार सेल्स है, बात को समझना है। पूरा ये जो है पेनक्रिया के अंदर ये जो सेल है ये एसिनार सेल्स हैं। कौन सा सेल्स है? एसिनार सेल्स हैं। और पूरा का पूरा पेनक्रिया 98 to 99% मतलब पूरा ही कह सकते हैं एसिनार सेल्स से ही बना होता है। ये क्या करते हैं? ये कुछ जूसेस सिक्रेट करते हैं जिसको हम पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और वो जूस, हालांकि हमको यहाँ पे हमारा मतलब इससे बताने का नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझा देते हैं। ये जूस इसी पेनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से इस इंटेस्टाइन में आता है और यहां पर क्या होता है, डाइजेशन वगैरह का प्रोसेस होता है। हमारा मतलब यहां पर इससे नहीं था। अब इसके अलावा यानी इस एसिनार सेल्स के अलावा इसके अंदर 1% में लेकिन कुछ और सेल्स भी होते हैं आइलेट्स के फॉर्म में, यानी कहीं कहूंगा कहीं आइलेट्स के फॉर्म में, टापू के फॉर्म में। ये कहीं कहीं वो एक और सेल होते हैं, इनका परसेंटेज बहुत कम है। इसे आइलेट्स के फॉर्म में होते हैं इसीलिए हम इसे आइलेट्स बोलते हैं। और चूंकि लैग्रेंस ने इनकी डिस्कवरी करी थी सबसे पहले, इसलिए हम इसे सेल्स ऑफ लैग्रेंस भी कहते हैं। अब यहां पर हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि सारा खेला इसी का है। अब देखिए दूसरा पेनक्रिया में क्या है, आइलेट्स के फॉर्म में। एक मिनट थोड़ा सा दम धरिएगा। आइलेट्स के फॉर्म में जो सेल्स होते हैं उनको हम सेल्स ऑफ लैग्रेंस बोलते हैं। ठीक है, 1% में, लेकिन इसी 1% में आइलेट्स के फॉर्म में जो सेल्स होते हैं दैट आर नेम्ड बाय सेल्स ऑफ लैग्रेंस। सेल्स ऑफ लैग्रेंस। इसे हम सेल्स ऑफ लैग्रेंस कहते हैं क्योंकि लैग्रेंस ने इन सेल की डिस्कवरी करी थी और बताया था कि पेनक्रिया के अंदर आइलेट्स के फॉर्म में, टापू के फॉर्म में दूर दूर तक कहीं एक और भी सेल होते हैं जिसे सेल्स ऑफ लैग्रेंस कहते हैं। अभी जो सेल्स ऑफ लैग्रेंस है इसकी चर्चा हम इसमें आगे करेंगे। क्यों? क्योंकि यही क्या करते हैं, आगे इंसुलिन बनाते हैं और वही इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है जिससे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है और शुगर की बीमारी, डायबिटीज मेलाइटस की बीमारी नहीं होती है। यानी अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको जानना जरूरी है। अब देखिए अभी हमारा टॉपिक था हाउ डज आवर बॉडी मेटाबोलाइज ग्लूकोज। हमारी बॉडी ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कैसे करती है, उसके लिए हमने देखा कि एक ऑर्गन है पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज रहा। पेनक्रिया के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। पेनक्रिया एक तरह का हेट्रोक्राइन ऑर्गन है, ग्लैंड है, जो क्या करता है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है और साथ साथ एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। एंडोक्राइन फंक्शन का मतलब हार्मोन्स भी बनाता है। ये जो आइलेट्स हैं यानी सेल्स ऑफ लैग्रेंस है, ये एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं। और जो एसिनार सेल्स हैं वो एक्सोक्राइन फंक्शन करते हैं। ये डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं। एसिनार सेल डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं जो पेनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से किसमें आता है, इंटेस्टाइन में आता है। और ये जो आइलेट्स हैं, सेल्स ऑफ लैग्रेंस हैं, ये हॉर्मोन्स बनाते हैं। अब आगे हम सेल्स ऑफ लैग्रेंस की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा आगे आइए। अब देखिए सेल्स ऑफ लैग्रेंस, यहां पर हमने लिख दिया और इसके बाद इसे हमने आइलेट्स ही बोला क्योंकि आइलेट्स के फॉर्म में ये होते हैं। ठीक है, अब इनका हम फिगर बना रहे हैं, जैसे एक एक ही का फिगर बना रहे हैं। अब जब हम इसको जूम इन करेंगे, जूम इन का मतलब और बड़ा करके देखने की कोशिश करेंगे, तो हम देखेंगे कि इस आइलेट्स में कई तरह के सेल हैं। ठीक है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, एफ सेल्स, बहुत तरह के सेल्स है। लेकिन हमारा यहां पर सब सेल से मतलब नहीं है,
थोड़ा सा अगर हम इसको जूम करते हैं भाई, तो पता है आप क्या देखिएगा, आप ये देखिएगा इस तरह का फिगर आपको देखने के लिए। अब देखिए, एक चीज को समझना है, इसमें जो दो सेल्स हमने बनाए हैं, ये रेड वाला अल्फा सेल्स है, ये आइलेट्स में पेनक्रिया के अंदर जो सेल्स ऑफ लैगरेंस हैं, उसके अंदर कई तरह के सेल होते हैं, उसमें ये अल्फा सेल है। और आपको मैं बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन भाई, ये अल्फा सेल्स क्या करते हैं, ये अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन बनाते हैं। क्या करते हैं? ग्लूकागॉन बनाते हैं। और ये जो ग्लूकागॉन है वो क्या करता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? ग्लाइकोजेन, जो हम ग्लाइकोजेन के फॉर्म में ग्लूकोज लेते हैं, ये ब्रेक्स ब्रेक्स किसको ब्रेक्स करता है? ग्लाइकोजेन, ग्लूकोजेन, सॉरी माफ कीजिएगा, ग्लूकोज का ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ग्लाइकोजेन, इनटू ग्लूकोज, इनटू ग्लूकोज। यानी आप कह सकते हैं कि ये अल्फा जो सेल्स हैं, इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है जो क्या करते हैं? ग्लूकागोन बनाते हैं। ग्लूकागोन ही वो क्या है? हार्मोन है जो क्या करता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद ये जो बीटा सेल है, ठीक है, बीटा सेल को समझना बड़ी जरूरी है क्योंकि बीटा सेल का ही सारा खेला है। बीटा सेल्स है, ये पता है आपको, ये बीटा सेल्स क्या करते हैं? इंसुलिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीटा सेल्स सिक्रीट इंसुलिन, ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं इंसुलिन ब्लड में, ठीक है ना। और ये इंसुलिन क्या करता है? जब इंसुलिन का लेवल बढ़ता है बॉडी में, यानी इंसुलिन जब रहता है तो ग्लूकोज का लेवल कम रहता है, ये इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को कम किए हुए रहता है, ठीक है ना। और इस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम रहता है। अब थोड़ा हम ये जानेंगे कि आखिर बीटा सेल्स कैसे इंसुलिन जो बनाता है वो कैसे ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, बड़ी जानना जरूरी चीज है। समझिए, पूरा डायबिटीज मेलाइटस बता रहे हैं, इसके बाद भाई कुछ भी नहीं है, इतना जान लीजिए बहुत काफी है। अगर कॉमन आदमी जो डायबिटीज मेलाइटस जानना चाहता है वो इसको समझ ले तो फिर बात ही क्या है ना। देखिए, एक दो चीज बना रहे हैं, जैसे देखिए मान लीजिए कि आपने कोई फूड खाया, ठीक है, फूड फूड को क्या करा? आपने इनटेक करा, इनटेक किया, लिया। ऐसे फिगर बना देते हैं, वैसे मैं उतना अच्छा फिगर नहीं बना पाऊंगा, लेकिन फिर भी चलिए, फूड को आपने इनटेक करा, फूड। अब जैसे आप फूड का को इनटेक करेंगे, फूड को लेने का मतलब यह है कि आपने ग्लूकोज लिया, तो क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल, ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, इन द ब्लड क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। अब देखिए, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने का मतलब यह है कि ये रहे ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में, ठीक है, जो ब्लड का फ्लो हो रहा है इसमें ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है। अब एक चीज समझिएगा, देखिए हम क्या आपको बता रहे हैं, जैसे फूड को हमने क्या करा? इनटेक करा। ओए हो, ये कैसा बन गया है, इसको थोड़ा सा बेहतर कर देना चाहिए था हमको। चलिए ना, कोई बात नहीं। फूड को इनटेक करा, फूड हमने खाया यानी ग्लूकोज खाया। ग्लूकोज खाने का मतलब यह है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ा, ग्लूकोज बढ़ने का मतलब यह है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा। अब देखिए, एक चीज समझिएगा, अब अभी जिस सिचुएशन पे हम पहुंचे हुए हैं, यहां पर ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है। अब देखिए, अब ये पेनक्रिया है, तो पेनक्रिया के बीटा सेल्स के पास भी
इसमें जो बीटा सेल्स हैं ये आइलेट्स है, आइलेट्स के अंदर जो बीटा सेल्स हैं, जो अभी मैंने तुरंत पहले बताया इस पेज में देखिए, ये जो बीटा सेल्स की बात हम कर रहे थे, अब ये जो बीटा सेल्स हैं यहां पर जब ब्लड पहुंचेगा तो बीटा सेल्स ये डिटेक्ट कर लेते हैं, जान जाते हैं कि ओरी मोरी मैया ब्लड में तो ग्लूकोज बढ़ा हुआ है। क्या है? ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद क्या करता है ये बीटा सेल्स? सिक्रीट करता है, सिक्रीट इंसुलिन। ये इंसुलिन सिक्रीट करते हैं और इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है। फिर एक बात सामने आई कि आखिर ये इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है तो करता कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं और आपको समझा रहे हैं। देखिए, अभी तक के सिचुएशन में हमने फूड खाया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हुआ, वो ब्लड पेनक्रिया के पास पहुंचा, पेनक्रिया के पास जो बीटा सेल्स हैं, आइलेट्स यानी सेल्स ऑफ लैगरेंस हैं, उनके अंदर जो बीटा सेल्स है जो इंसुलिन को सिक्रेट करता है, उसने ये डिटेक्ट किया कि ब्लड में शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है और इंसुलिन बना दिया। अब हमारी बॉडी के अंदर जितने सेल्स होते हैं ना, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन्स हैं। अब एक चीज समझिएगा, सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर पता है ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन्स है, सेल मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन। अब एक चीज समझिए, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन होता है, इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं। हम सिंपल बात बोले तो इंसुलिन के क्या होते हैं? रिसेप्टर, है ना। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलिन के रिसेप्टर। अब एक चीज आगे समझिएगा, थोड़ा बना लें फिर बता रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं और व्हाट डज दिस रिसेप्टर डू इन एक्चुअल? ये इंसुलिन को अटैच करते हैं। अब देखिए, यहां पर बीटा सेल ने इंसुलिन क्या किया हुआ है? बनाया हुआ है। अब इस इंसुलिन को क्या कर लेंगे? ये अटैच कर लेंगे, अटैच। इंसुलिन को क्या कर लेंगे? ये जो रिसेप्टर हैं, इस बने हुए इंसुलिन को अटैच कर लेंगे, यानी यहां पर इंसुलिन आ गया। जैसे ही इंसुलिन यहां पे आएगा, सेल के अंदर कुछ वेजिकल होते हैं। वेजिकल का मतलब यह है कि कुछ खाली खाली जो जगह होता है, ठीक है ना, जो ओपनिंग हो जाती है। अब ये वेजिकल क्या होते हैं? जैसे ही इंसुलिन के रिसेप्टर्स आकर के इस पे चिपकते हैं, ये वेजिकल्स सेल मेम्ब्रेन की ओर शिफ्ट होने लगते हैं। सेल मेम्ब्रेन की ओर क्या होने लगते हैं? शिफ्ट होने लगते हैं। और जैसे ही ये वेजिकल सेल मेम्ब्रेन पे शिफ्ट हो जाते हैं, एक ओपनिंग बन जाती है। क्या बन जाती है? ओपनिंग बन जाती है, एक ओपनिंग बन जाती है। और ओपनिंग, थोड़ा सा रुकिएगा, एकदम धरिएगा, एक ओपनिंग बन जाती है और इस ओपनिंग के थ्रू, ठीक है, एक बार फिर से इस चीज को बताएंगे, इस ओपनिंग के थ्रू ग्लूकोज क्या हो जाता है? सेल के अंदर आ जाता है और इसी ओपनिंग के थ्रू ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाता है, ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। इस मैकेनिज्म को एक बार फिर से समझिए, थोड़ा पीछे करके बता रहे हैं। देखिए, टॉपिक हमारा था हाउ डज आवर बॉडी मेटाबोलाइज ग्लूकोज। हमारी बॉडी ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कैसे करती है? इस काम के लिए हमारी बॉडी में भगवान ने एक ऑर्गन बना के भेजा है, पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज का फिगर है और इसके अंदर जो डक्ट गई है वो पेनक्रियाटिक डक्ट है। अब पूरा का पूरा जो पेनक्रिया है एक तरह से हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन का मतलब यह है कि ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है और एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। एक्सोक्राइन फंक्शन करने का मतलब यह है कि ये डाइजेस्टिव जूसेस, कुछ एंजाइम्स भी बनाता है
और वो एंजाइम इसी पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन्स में आ जाते हैं, अपना डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और इस एंजाइम को बनाने के लिए जो हमारे पेनक्रियाज में सेल्स होते हैं उसे हम एसिनार सेल्स कहते हैं, और 98 to 99% एसिनार सेल्स ही होते हैं। बाकी के 1% में आइलेट्स के फॉर्म में, टापू के फॉर्म में कहीं कहीं पे सेल्स और भी होते हैं, जिसे सबसे पहले लैगरेंस ने डिस्कवरी करी थी, इसलिए उसे हम सेल्स ऑफ लैगरेंस कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। इसमें कई तरह के सेल होते हैं, इसमें हम केवल इतना ही बताए हैं। अब आगे देखिए, अब इस सेल्स ऑफ लैगरेंस में अल्फा सेल्स भी, बीटा सेल्स भी, डेल्टा सेल्स भी, एफ सेल्स भी, कई तरह के सेल्स होते हैं। थोड़ा सा अगर हम इसे जूम करेंगे तो देखेंगे कि अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स ग्लूकागोन बनाते हैं, और ये ग्लूकागोन जो वो हार्मोन है जो क्या करता है, ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में तोड़ता है और बॉडी में, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। ठीक इसका उल्टा जो बीटा सेल है, ये इंसुलिन को सिक्रेट करता है, और ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करने में हेल्प करता है। अब सवाल ये है कि ये इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है तो करता कैसे, देखिए। अब आगे एक मिनट, देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये सब सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, प्रोटीनियस मटेरियल है। जैसे ही इंसुलिन बना, जैसे हमने फूड खाया, ठीक है, फूड को हमने इंटेक किया, इसको थोड़ा सा आप भूल जाइएगा, ठीक है ना। फूड को हमने इंटेक किया तो फूड में ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा। अब ये जब ब्लड पेनक्रिया के पास और पेनक्रिया के आइलेट्स के पास और आइलेट्स के बीटा सेल्स के पास आएगा, तो बीटा सेल इसको डिटेक्ट कर लेता है कि अरे ब्लड में तो ग्लूकोज बढ़ा है, और तब क्या करता है, ये इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। अब हमारी बॉडी में जितने सारे सेल्स हैं उनके ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, जो इंसुलिन को क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। अब अटैच कर लेते हैं, जैसे ही इंसुलिन रिसेप्टर पे यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होता है, अंदर वेजिकल होते हैं, इसे हम ग्लूट भी बोलते हैं, GLUT, ग्लूट। कुछ लोग इसे ग्लट भी कहते हैं, इसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहते हैं। ये एक तरह के ओपनिंग करने वाले वेजिकल होते हैं। जैसे ही ये इंसुलिन आकर के इंसुलिन रिसेप्टर से चिपक जाता है, ये ग्लूट शिफ्ट होकर के सेल मेम्ब्रेन के पास चल जाते हैं, और इस सेल में एक ओपनिंग बन जाती है, एक रास्ता बन जाता है, और इसी रास्ता में सारा ग्लूकोज आ जाता है, इसी सेल के अंदर ग्लूकोज आ जाता है, जहां पर इससे एनर्जी बनाई जाती है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम रहता है। तो ये मैकेनिज्म है जिस तरह से इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। दूसरा एक भगवान ने जो हमें ऑर्गन दिया है, वो ऑर्गन है लिवर। लिवर जैसे ग्लूकोज, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है, क्या है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, ये लिवर है। तो वो ग्लूकोज अगर GLUCOH अगर लिवर के अंदर आता है, तो लिवर उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है। और जब हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है, यानी ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, whenever our bodies require glucose, then the stored glucose is provided by the liver. Stored glucose that has been stored in the form of glycogen by the liver has been provided. यानी ये लिवर क्या करता है, converts glucose into ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करके रख लेता है। और जब बॉडी में ग्लूकोज एकदम ही नहीं रहता, जरूरत पड़ती है, तो ये देता है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल करके। देखिए ग्लूकोज और ग्लाइकोजेन क्या है, ग्लाइकोजेन क्या है, ग्लूकोज का ही एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। इस प्रोसेस को जिसमें ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल दिया जाता है, वी नो इट, हम इसे ग्लाइकोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है जिससे बॉडी में शुगर का लेवल मेंटेन रहता है। जब वीडियो स्टार्टिंग में थी तो बताए थे कि जब आप नॉर्मल प्रोसेस को जान जाएंगे, तब आप ये जान जाएंगे कि अगर यही प्रोसेस बॉडी में ठीक ठाक ना हो
तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। अब देखिए ना, जैसे इंसुलिन बनाए थे हम नहीं, मतलब बॉडी ही बनाई थी। अगर इंसुलिन नहीं बनता तो क्या होता? इंसुलिन नहीं बनता तो सेल रिसेप्टर पे, इंसुलिन के रिसेप्टर पे जाकर के इंसुलिन चिपकता नहीं चिपकता तो ग्लूट ऊपर उठता नहीं, और फिर ग्लूकोज बॉडी के अंदर नहीं जाता, फिर ग्लूकोज का लेवल बॉडी में, ब्लड में बढ़ जाता है। तो ये नॉर्मल क्या कह लीजिए, यही परफेक्ट मैकेनिज्म है ग्लूकोज के मेंटेनेंस का हमारी बॉडी में। डायबिटीज मेलाइटस वाले केस पे आते हैं, यानी जो प्रोसेस हम पीछे बताएं वो अगर सही तरीके से ना हो हमारी बॉडी में तो डायबिटीज मेलाइटस का केस होता है, यानी बॉडी में परमानेंट शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहता है और उसी को हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो डीएम है, डीएम का मतलब डायबिटीज मेलाइटस है, वो दो तरह का होता है, एक टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बहुत लोगों को कि टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है। देखिए एक एक चीज समझा रहे हैं। टाइप 1 जो डायबिटीज मेलाइटस है, जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं उसमें 10% ही टाइप 1 देखने को मिलता है। ठीक है ना, कितना परसेंट? 10% ही देखने को मिलता है। और देखिए ये कहा जाता है कि जो टाइप 1 का कोई परफेक्ट रीजन तो अभी तक नोन नहीं है। एक कहा जाता है कि ये जेनेटिक्स भी हो सकता है ना। जेनेटिक्स का मतलब यह है कि मतलब पेरेंट्स से बच्चों में आ सकता है, और ये उम्र देख के नहीं आता, छोटे बच्चे को भी हो सकता है, 4 महीना, 5 महीना, 10 महीना, 10 साल के बच्चे को भी हो सकता है। और दूसरा इसका मतलब मेन रीजन अभी तक जो लोग डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस अनुमान लगाती है वो कि किसी वायरल इन्फेक्शन के चलते, वायरल इन्फेक्शन के चलते ये हो सकता है। अब वायरल इन्फेक्शन के चलते कैसे डायबिटीज का टाइप 1 होता है बता रहे हैं, उसके बाद हम टाइप 2 की चर्चा करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ है ना। अभी देखिए हम क्या बता रहे हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस बता रहे हैं, टाइप 1 डीएम बता रहे हैं। और टाइप 1 डीएम से जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं उसमें 10% ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स आर टाइप 1 डीएम, है ना। यानी जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं उसमें से 10% डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 के होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वायरल इंफेक्शन हुआ, बार बार कह रहे हैं कि इसका कोई परफेक्ट रीजन अभी तक नोन नहीं है, मेडिकल साइंस कभी नहीं कहती कि यही एक रीजन है जिसके चलते टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है। लेकिन मेन कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज में क्या कहती है, मोस्ट कॉमन कॉज में डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 में वायरल इंफेक्शन कहता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई वायरल इंफेक्शन हुआ तो इसके एंटीजन आपकी बॉडी में रहेंगे, क्या रहेंगे? एंटीजन आपकी बॉडी में रहेंगे। अब इस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या होगा कि आपकी हमारी बॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीबॉडीज। अब देखिए ये एंटीबॉडीज ब्लड में मूव करते हैं, रन करते हैं, और जा करके बीटा सेल्स, बीटा, देखिए ये बीटा सेल्स अगर है, बीटा सेल है ना, आइलेट सेल्स ऑफ लैगरेंस के बीटा सेल हैं, तो इसके साथ आकर के चिपक जाते, स्टिक हो जाते हैं इसके ऊपर। ये मान लीजिए कि एंटीबॉडी है। फिर से एक बार बता रहे हैं, जैसे कोई मोस्ट कॉमन कॉज, यानी अभी तक जो कहा जाता है कि वायरल इंफेक्शन मेन कॉज है, तो वायरल इंफेक्शन में कोई एंटीजन, उस वायरस का एंटीजन हमारी बॉडी में गया, उसके लिए एंटीबॉडी बना। अब ये एंटी ब्लड बॉडी ब्लड में मूव करते 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 हमारे जो पेनक्रिया के आइलेट सेल्स ऑफ लैगरेंस के बीटा सेल्स हैं वहां पे पहुंच गई और उसको ऊपर से ऐसे घेर लिया, और इसी बीटा सेल्स को क्या करने लगी, ये एंटीबॉडी क्या करने लगे, खाने लगे, डिस्ट्रक्ट करने लगे। तो बीटा सेल्स ही तो इंसुलिन फैक्ट्री है, बीटा सेल्स ही तो इंसुलिन फैक्ट्री है जो इंसुलिन को बनाता है, और ये बीटा सेल्स को ही इटन किया जा रहा है एंटीबॉडी के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि इंसुलिन बनेगा कम या नहीं बनेगा। जब बीटा सेल्स ही नहीं रहेंगे तो इंसुलिन बनाएगा कौन, है ना। बीटा सेल्स ही नहीं रहेंगे तो इंसुलिन कौन बनाएगा। तो इस केस में जब बीटा सेल्स को ये खाए जा रहे हैं, इस सेल्स में इंसुलिन का लेवल कम होगा, और इंसुलिन का लेवल कम होगा तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, और ग्लूकोज का लेवल बढ़ने का मतलब ये है कि डीएम
डीएम डायबिटीज मेलाइटस दिखेगा और इसको हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। ठीक है, अब हम टाइप 2 की चर्चा करेंगे, ये आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट टाइप 2, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, देखिए जितने भी पेशेंट डायबिटीज के दिखते हैं उसके 90% पेशेंट टाइप 2 के ही हैं, यानी 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, है ना। 90% जो पर्सन है, जितना भी डायबिटीज पेशेंट है उसका 90% टाइप 2 से सफर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके जो मोस्ट कॉमन कॉज हैं, मोस्ट कॉमन कॉज का मतलब क्या क्या रीजन है जिसके वजह से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, जैसा मेडिकल साइंस कहती है उसमें सबसे पहला ये जेनेटिक है ना, ये भी जेनेटिक होता है, ये जेनेटिक, सबकी चर्चा अलग अलग करेंगे, यानी जेनेटिक भी ये हो सकता है। दूसरा ओबेसिटी के चलते, ओबेसिटी का मतलब एक्सेस फैट अगर आपकी बॉडी में हो जाए तो भी ये देखा जा सकता है। तीसरा स्ट्रेस के कारण, है ना, बहुत ज्यादा अगर कोई स्ट्रेस ले रहा है तो उस केस में भी टाइप 2 डीएम होने का चांस है। कैसे है, केवल इतना कह के खत्म नहीं करेंगे, एक एक को डिटेल में बताएंगे। और चौथा लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अब देखिए ऐसा भी नहीं है कि केवल यही 3-4 रीजन है, लेकिन ये मोस्ट है, एक एक की चर्चा करते हैं। यानी जेनेटिक्स क्या है, और इस केस में मतलब जेनेटिक डायबिटीज मेलाइटस क्या है। देखिए जेनेटिक, मान लीजिए होता क्या है, जो जेनेटिक डीएम है, एक एक की चर्चा कर रहे हैं। देखिए पहले इसको देख लीजिए, इसमें जितने सारे लिखे हैं ना हमने, अब इसकी चर्चा हम करेंगे कि जेनेटिक डायबिटीज मेलाइटस कैसे होता है, ओबेसिटी के चलते कैसे होता है, स्ट्रेस के चलते कैसे होता है, और लैक ऑफ एक्सरसाइज के चलते कैसे होता है। सबकी चर्चा करनी हमारी जिम्मेदारी और फर्ज दोनों है। एक की चर्चा करते हैं सबसे पहले। देखिए जेनेटिक में मेडिकल साइंस ऐसा कहता है कि कुछ जीन्स के सीक्वेंसेस कुछ ऐसे बन जाते हैं, जिनकी कुछ खराबी कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है, ये इंसुलिन रिसेप्टर, एक मिनट रुकिएगा, इस सेल के, हर सेल के जो इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, लाइक मान लीजिए कि ये कोई सेल है, तो इस सेल के ऊपर जो इंसुलिन के रिसेप्टर हैं, ये इंसुलिन के रिसेप्टर हैं, ये रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ठीक है ना, किसके लिए, इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। यानी कह सकते हैं इन जेनेटिक डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन रिसेप्टर डजंट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन। ये इंसुलिन पे रिसेप्टर पे, माफ कीजिएगा, इंसुलिन पे ये रिसेप्टर क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। अब अगर इंसुलिन है भी, जैसा कि मैंने पहले बताया था, बीटा सेल्स ने इंसुलिन बना भी दिया है, तो और ये इंसुलिन इस पे आकर के अटैच भी हो गए हैं, तो भी ये इंसुलिन के रिसेप्टर उतना काम नहीं करते हैं। और ये जो अंदर का ग्लूट है, ग्लूट बताए थे आपको, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये जा करके सेल मेम्ब्रेन की ओर शिफ्ट नहीं होता, और इसके चलते ओपनिंग बनती नहीं है। और जब ओपनिंग बनती नहीं है तो अंदर ग्लूकोज आता नहीं है। ठीक है, ओपनिंग बनेगी नहीं तो अंदर ग्लूकोज आता नहीं है, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वही बना रहता है। ये जेनेटिक रीजन है। ठीक है ना, ऐसा होता है। अब दूसरा हम ओबेसिटी की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा कोई मोटा है, तो इसका मतलब यह है कि ओबेसिटी में जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं बॉडी में, यानी पतले लोगों में जितने सेल्स होते हैं उसके कंपैरिजन में ओबेटिक पेशेंट में, ओबेटिक पर्सन कह लीजिए, सेल्स ज्यादा होंगे। और जब नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगे तो सभी सेल में एनर्जी तो बननी है ना भाई, सभी सेल को एनर्जी चाहिए। तो जब नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हैं, इसका मतलब यह है मेरे भाई कि इसमें बॉडी को ग्लूकोज ज्यादा चाहिए, ग्लूकोज ज्यादा लेता है पर्सन। और जब ग्लूकोज ज्यादा लेगा तो क्या है, ब्लड में, देखिए जब ग्लूकोज ज्यादा लेगा, देखिए इस चीज को समझिए, ओबेसिटी के केस में अगर कोई आदमी
मोटा है। मोटा होने का मतलब यह है कि उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है। अब हमारी बॉडी में जितने सेल हैं, एक मोटे आदमी में उतना ही सेल थोड़ी ना होगा, कई गुना ज्यादा हो सकता है। जब नंबर ऑफ सेल ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि उस सेल के अंदर एनर्जी बनाने के लिए, उस सेल को जिंदा रखने के लिए, उस सेल को रिपेयर करने के लिए ग्लूकोज ज्यादा लेना ही पड़ेगा। अब जब ज्यादा ग्लूकोज लेंगे तो ब्लड में, ये मान लीजिए कि ब्लड का वेसल है, 1 मिनट, ये ब्लड का वेसल है, तो ब्लड के इस वेसल में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल, इसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। वही कहानी दोहरा रहे हैं जो पीछे बताए थे। और बीटा सेल के पास, बीटा सेल के पास जैसे ही ये ब्लड जाएगा, ठीक है ना, तो बीटा सेल डिटेक्ट करेगा कि अरे मोरी भैया इसमें तो ग्लूकोज ज्यादा है, और बीटा सेल क्या करेगा, इंसुलिन ज्यादा बनाएगा। बीटा सेल क्या करेगा, इंसुलिन ज्यादा बनाएगा, इंसुलिन ज्यादा बनाएगा, अपने कैपेसिटी से ज्यादा बनाएगा, और ये इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। तो सवाल ये है कि तब तो ग्लूकोज का लेवल कम हो ही गया, नहीं, ये प्रोसेस हमेशा होता रहेगा। हमेशा वो पर्सन ज्यादा खाना खाएगा, ज्यादा ग्लूकोज लेगा, ज्यादा ग्लूकोज लेगा, हमेशा बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, और ये ग्लूकोज ब्लड में जैसे ही बीटा सेल डिटेक्ट करेगा, इंसुलिन बनाएगा। अब सवाल यह है कि बीटा सेल कितना काम करेगा, कितना इंसुलिन बनाएगा। बहुत ज्यादा इंसुलिन बनाता है बीटा सेल, और एक समय ऐसा आता है जब दे टायर्ड, बीटा सेल क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, दे टायर्ड, बीटा सेल थक जाते हैं। अब परमानेंट इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, और इस केस में डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है। ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है। देखिए, ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब आदमी मोटा है, तो नंबर ऑफ सेल उसमें बॉडी में सेल ज्यादा होंगे, तो सभी सेल में चूंकि एनर्जी बननी है तो ग्लूकोज वो ज्यादा लेगा। ग्लूकोज जब वो ज्यादा लेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, और ये ब्लड जब पेनक्रिया के बीटा सेल के पास जाएगा तो बीटा सेल डिटेक्ट करेगा अरे ब्लड में तो ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, और इंसुलिन ज्यादा बनाएगा उस ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए। और चूंकि यही प्रोसेस लगातार होगा, तो बीटा सेल एक ऐसा समय आएगा जब थक जाएगा, और इंसुलिन ज्यादा क्या, जो उतना बनाना था वो भी बनाना बंद कर देगा, और यही ओबेसिटी वाला केस है। और इसमें ग्लूकोज बढ़ जाएगा तब जब इंसुलिन बनना एकदम ही बंद हो जाएगा। तीसरा क्या था, स्ट्रेस। स्ट्रेस समझिएगा, स्ट्रेस। स्ट्रेस के केस में हमें क्या करना पड़ता, स्ट्रेस के केस में बॉडी एनर्जी ज्यादा बनाती है, ठीक है ना। अब स्ट्रेस में एनर्जी बनाना पड़ता है, और इसमें ग्लूकोज का से तो एनर्जी बनता ही है, ग्लूकोज के साथ साथ जो हम प्रोटीन या लिपिड लेते हैं, प्रोटीन या लिपिड लेते हैं, ये भी अल्टीमेटली ग्लूकोज में ही बदल जाते हैं, और ऐसा केस होता है तो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ता है, और फिर वही प्रोसेस दोहराया जाता है। ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ता है, वो ब्लड जाता है बीटा सेल के पास, बीटा सेल इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन लगातार बनाता है, तो एक केस ऐसा आएगा जब बीटा सेल जो भी इंसुलिन बनाता था अब उसका 1%, 2%, 10% भी नहीं बना पाता, और इस केस में डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब टाइप 2 किसके, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के केस है। डायबिटीज मेलाइटस एक तरह का समझिए कि लाइफस्टाइल डिजीज भी है, और इंडिया में आजकल तो हमको लगता है कि हर परिवार में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसमें एक, मतलब शायद ही कोई ना हो, लेकिन मिलते ही हैं, पेशेंट ना मिले। अब हम चर्चा करते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डीएम, ठीक है ना, डीएम। सबसे पहले देखिए आपको पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा, यानी बार बार क्या लगेगा, मतलब आपको यूरिन लगेगा, पेशाब लग सकता है। इसका कारण क्या है बताते हैं, क्या देखने को मिलेगा, पॉलीयूरिया। अब देखिए पॉलीयूरिया क्यों देखने को मिलता है, जैसे ब्लड में ग्लूकोज है तो किडनी क्या करती है, ग्लूकोज को छानती है, लेकिन किडनी का अपना कैपेसिटी है ना ग्लूकोज को छानने का, उससे ज्यादा अगर ग्लूकोज रहेगा तो किडनी छान नहीं पाती है। इसका मतलब यह है कि ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए तो जितना किडनी छान पानी होती है किडनी को उतना छान पाता है, और बाकी सब क्या होता है, ब्लैडर में ग्लूकोज यूरिन के रास्ते, मतलब यूरिन के माध्यम से स्टोर रहता है।
अब ग्लूकोज का जो ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन है ना, वो बार बार क्या करता है, यूरिन को ये कंपेल करता है कि बाहर चलो बाहर चलो। यानी यूरिन में अगर ग्लूकोज मिला रहे तो ब्लैडर में उसे टिकने ही नहीं देता है, बार बार यूरिन की अर्जेंसी होती है, यानी बार बार पॉलीयूरिया होता है। एक बार फिर से समझिए, देखिए साइन सिम्टम्स डायबिटीज मेलाइटस का पॉलीयूरिया है, एक साइन सिम्टम पॉलीयूरिया भी है। पॉलीयूरिया का मतलब यह है कि बार बार यूरिन को पास आउट करना। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जैसे हम ग्लूकोज लिए हैं और डायबिटीज मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं उसके ब्लड में ग्लूकोज तो बढ़ा हुआ है, अब वो ग्लूकोज क्या करेगा, जब ब्लड किडनी के पास जाएगा तो किडनी की अपनी जितनी कैपेसिटी है ग्लूकोज को छानने की उतना छान देगा और बाकी सब यूरिन में भेज देगा। अब ग्लूकोज का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी इस तरह की है कि वो जिस यूरिन में अगर रहता है तो बार बार यूरिन को कंपेल करता है कि बॉडी से बाहर चले, और आदमी को बार बार क्या होता है, यूरिन फील होता है, और पॉलीयूरिया का ये केस है। जब जाहिर सी बात है, जब बार बार पेशाब लगेगा तो थ्रस्ट भी हो सकता है, प्यास भी लगेगा, बिल्कुल है ना, तो थ्रस्ट भी इसमें देखने को मिलता है। तीसरा देखिए, तीसरा लोअर एनर्जी फील होगा हमेशा, फटीग, लोअर एनर्जी, बिल्कुल। अरे भाई, जब ग्लूकोज जो बना है, ग्लूकोज से तो एनर्जी बना नहीं, ग्लूकोज तो जैसा का तैसा रह गया और अल्टीमेटली किडनी भी छान नहीं पाया उसको, तो बॉडी से पेशाब के रास्ते बाहर निकल गया। तो ग्लूकोज से एनर्जी बना कहां, जब एनर्जी नहीं बना तो लोअर एनर्जी क्या होगा, फील होगा। चौथा, बीपी हाई रह सकता है इस केस में, ठीक है ना, ब्लड का चूंकि कंसेंट्रेशन ग्लूकोज के होने से बढ़ा हुआ है तो इस केस में बीपी हाई होगा और फिर अल्टीमेटली आपको कार्डियक प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, मिलता ही है। और कार्डियक प्रॉब्लम एक तरह से क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है डायबिटिक पेशेंट में। ये जो डायबिटिक पेशेंट है, थोड़ा सा रुकिएगा, इस डायबिटिक पेशेंट में कार्डियक प्रॉब्लम एक क्रिटिकल कंडीशन हो सकता है, एट इट कैन लीड टू द डेथ, और ये मौत का भी कारण बन जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब साइन सिम्टम्स हैं। अब हम बताते हैं कि इसके ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। आइए, वीडियो अच्छा जा रहा है, आई होप आई एम डूइंग वेल, मुझे अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, जो डीएम है, डायबिटीज मेलाइटस है, एक तरह का लाइफस्टाइल डिजीज है, और स्टार्टिंग में हम मेडिकेशंस देते हैं, है ना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, मेडिसिन से ये कंट्रोल नहीं होता अगर, तो फिर लास्ट में अल्टीमेटली इंसुलिन, और उसमें भी इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, ठीक है। और एक समय ऐसा भी आता, हम आपको डरा और नहीं रहे, केवल बता रहे हैं जो रियलिटी है, एक समय ऐसा आता है जब इंसुलिन का डोज बढ़ा बढ़ा के भी दे तो काम नहीं करता, आदमी डायबिटिक रहता है और डायबिटिक ही रह जाता है। तो काफी देखने में तो छोटा और लेकिन खतरनाक बीमारी इसको कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बता दिए, चाहे जितना भी देर का वीडियो बना हो। तो मुझे लग रहा है कि हमने जो भी चीजें आपको बताई है समझ में आया होगा। तो मुझे इजाजत दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और सभी के पास इसको शेयर भी करिए। पढ़ने वाले जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चे हैं, हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको तो शेयर करिए ही, और वो अगर देख रहे हैं तो आप अपने घर परिवार में शेयर करिए, ताकि सब कोई इसे जान पाए, समझ पाए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होने के साथ साथ ये पब्लिक हेल्थ, यानी लोगों के हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। खुश रहें, मस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।